चलिए, तो आज आपका जो होना है वो सेट 10 होना है। कल मैंने बताया था एक तो मेवाड़ है, जौनपुर है, पाल वंश, गौड़ वंश, राष्ट्रकूट वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, 1857 की क्रांति, आर्य समाज और ब्रह्म समाज, यानी राजा राम मोहन राय और दयानंद सरस्वती। इतने मैंने दिए थे, ये मैं आज करवाऊंगा। और कल का जो है टॉपिक उसमें इकोनॉमिक्स और साइंस स्टार्ट कर रहा हूं मैं। बाकी कुछ बचे हुए टॉपिक होंगे उन्हें हम बाद में कर लेंगे। इसमें पढ़ लेना अर्थव्यवस्था के टाइप। तो अर्थव्यवस्था में मिश्रित अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, तो इस सबको देख लेना। खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है, आश्रित अर्थव्यवस्था, परस्पर आश्रित अर्थव्यवस्था, निर्भर अर्थव्यवस्था, सब क्या होती है, ये आप पढ़ लेना। दूसरा है जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं उनके टाइप, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और सर्विस सेक्टर जो है वो। नेशनल इनकम कैसे आकलन होता है, क्या है, बेरोजगारी और गरीबी, ये इकोनॉमिक्स के टॉपिक है जो कल मैं कराऊंगा। साइंस में एक तो कोशिका एक टॉपिक है, एक रक्त यानी ब्लड, एक हृदय यानी हार्ट, ये टॉपिक है। हृदय का मतलब यहां पे आ गया परिसंचरण तंत्र, आप यहां पे पढ़ लेना। परिसंचरण तंत्र, ये दोनों टॉपिक आपस में जुड़े हुए हैं, हृदय और रक्त, ठीक है, क्योंकि हृदय का काम है रक्त का सर्कुलेशन बनाना। विटामिन, विटामिन में केवल हमने ए, डी, ई के विटामिन देखे हैं, इसमें आपको ज्यादा नहीं पढ़ना, केवल ये पढ़ना है कि जो विटामिन ये हैं इनका नाम क्या है, रासायनिक नाम क्या है, और इनसे कौन सी बीमारियां होती हैं इनकी कमी के कारण से, और बेसिकली इनका मेन स्रोत क्या है, ये पढ़ना है और कुछ नहीं। क्लियर कर लोगे? चलो, ये वाली सीट खोल देना, इसकी है नहीं इसमें, ये वाली सीट जो आज करा, अच्छा इसमें डाल दी, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, देखिएगा। पहला प्रश्न है, दिखाई दे रहा है? हाँ, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में विचार करिए। पहला है, सर्की वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक का नाम इब्राहिम सर्की था। नाम सुना है आपने इब्राहिम सर्की का? सर्की वंश पढ़ा होगा। पहले तो ये बात ध्यान रखा कि सर्की वंश कहां पर था? जौनपुर में, जौनपुर में था। और आपको यह भी पता है कि जौनपुर को क्या कहा जाता है? पूर्व का सिराज कहा जाता है, पूर्व का सिराज कहते हैं इसे, इसे सिराज हिंद भी कहते हैं, ठीक है, सिराज हिंद। तो सर्की वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक इब्राहिम सर्की था। जौनपुर की सर्की सल्तनत कला, साहित्य और वास्तुकला का संरक्षण करती थी, बिल्कुल। और यही कारण है कि वहां की कला को देख करके, वहां की वास्तुकला को देख करके उसे क्या कहा गया है? सिराज हिंद कहा गया है। तो दूसरा भी सही है। अगला है, सर्की शासकों ने अरबी साहित्य को बढ़ावा दिया। देखिए, अरबी साहित्य को बढ़ावा भारत के किसी वंश, किसी उसमें नहीं मिलेगा आपको। ना आपको दिल्ली सल्तनत में मिलेगा, ना आपको मुगल काल में मिलेगा, किसी में नहीं मिलेगा। बेसिकली इनकी जो भाषाएं थी वो फारसी थी। तो वो अरबी भाषा मेन रूप से अरबी लोगों की थी, लेकिन जो लोग भारत में आए थे मुस्लिम लोग, वो तुर्की थे, उनकी जो भाषा थी वो फारसी थी ज्यादातर। इसलिए अगर आपसे पूछे दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी। मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी। जितने भी साहित्य विकसित हुए वो कौन सी भाषा में विकसित हुए? फारसी भाषा में विकसित हुए। तो इसलिए ये वाला कथन जो है तीसरा वो गलत है। आंसर क्या इसका सही होगा? केवल पहला और दूसरा, यानी आंसर इसका होने वाला था ए, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ की शक्ति का उत्कर्ष मेवाड़ की शक्ति का उत्कर्ष राणा सांगा के काल में हुआ। तो राणा सांगा का नाम आपने सुना होगा। देखिए, दो नाम आप सुनते हैं, एक राणा कुंभा सुनते हैं, एक राणा सांगा सुनते हैं। राणा कुंभा पहले शासक हुए हैं, मतलब सांगा से पहले जो शासक हुए हैं वो राणा कुंभा हुए हैं। तो नो डाउट मेवाड़ की शक्ति का उत्कर्ष जो है वो राणा सांगा के समय पर हुआ है, बिल्कुल। राणा सांगा ने खानवा के युद्ध में बाबर को पराजित किया था। आपको पता है खानवा की लड़ाई कब हुई थी? 1527 में हुई थी। और इस लड़ाई में क्या राणा सांगा जीते थे क्या?
नहीं, कौन जीते थे? राणा, सॉरी, कौन जीता था? बाबर। तो इसमें बाबर विजयी हुआ था, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया आपका? गलत। दूसरा गलत हो गया, तो आंसर ये भी नहीं हो सकता, आंसर ये भी नहीं हो सकता। अगला है, राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। बिल्कुल सही बात है। ये कीर्ति स्तंभ कहां पर है? ये है चित्तौड़ में। ये क्वेश्चन आपसे पूछता है। एक्चुअली मालवा का शासक था, ठीक है, महमूद खिलजी। उस महमूद खिलजी को हरा करके इस उपलक्ष्य में इन्होंने विजय स्तंभ की स्थापना करवाई थी चित्तौड़ में। इसे कीर्ति स्तंभ को विजय स्तंभ भी कहते हैं। क्यों करवाई थी? किसको हराया था? ध्यान रखिएगा, मालवा का एक शासक था जिसका नाम था महमूद खिलजी। महमूद खिलजी को हराया था, खिलजी को हराया था और इस उपलक्ष्य में इन्होंने चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ की स्थापना करवाई थी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लेता है, 2 स्टार लगा देना इस पे। राणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर को निर्णायक रूप से पराजित किया था क्या? तो देखो, हल्दी घाटी की लड़ाई कब हुई थी? 1576 में हुई थी। और यह भी आपको पता होगा कि इसमें अकबर की तरफ से जो नेतृत्व कर रहे थे वो कौन कर रहे थे? मान सिंह कर रहे थे। जबकि महाराणा प्रताप की तरफ से कौन कर रहे थे? हकीम खां। पता है ना, हल्दी घाटी की लड़ाई में महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व किसने किया था? हकीम खां ने। जबकि अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? मान सिंह ने। लेकिन इस लड़ाई में विजयी कौन रहे थे? मान सिंह। यानी अकबर की सेना का पलड़ा भारी रहा था। अब यहां उल्टा दे रखा है कि महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर को निर्णायक रूप से पराजित किया था। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। तो आंसर क्या होगा इसका? पहला व तीसरा, यानी 1 और तीसरा इसका जो है वो आपका आंसर होगा। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, अगला है, मेवाड़ के शासक सुसोदिया वंश से संबंधित थे। सही है गलत है? पढ़ा होगा आपने। सही है, सुसोदिया वंश के थे, बिल्कुल। और आपको यह भी पता होगा इस वंश की नींव रखने वाले व्यक्ति जो था वो कौन था? आपका हम्मीर देव। हम्मीर देव जो था वो मेन इसका संस्थापक था। इससे पहले जो चित्तौड़ में वंश था वो गहलूत वंश था, जिसमें आपने नाम सुना होगा राजा रतन सिंह का, अलाउद्दीन खिलजी के समय। सुनी है वो कहानी? हाँ। लेकिन इस समय पर बाद में दोबारा से यहां पर एक वंश स्थापित हुआ, सुसोदिया वंश, और उसके कौन थे शासक? हम्मीर देव। राजा हम्मीर ने मेवाड़ राज्य की पुनर्स्थापना की थी। बिल्कुल सही बात है, पुनर्स्थापना इन्होंने ही की थी। ये भी सही है और ये भी सही है। राणा प्रताप ने कभी मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करी। मरते मर गए लेकिन कभी अधीनता स्वीकार नहीं करी, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसलिए स्टेटमेंट जो है वो आपका ये भी सही है। तीनों स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही हैं, 1, 2 और 3, यानी आंसर क्या होगा इसका? सी होगा। और इसी सुसोदिया वंश के शासक कौन हुए हैं? राणा कुंभा, राणा सांगा, महाराणा प्रताप, ये सब इसी वंश से संबंधित थे। बात समझ रहे हैं? तो वो सब इसी वंश से संबंधित थे, बात ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, पाल वंश की स्थापना से। देखो, पहले कुछ मैं आपको बता दूं, यहां पर जो समझने वाली बात है, आपने हर्ष का काल पढ़ा होगा। हर्ष के समय पर बंगाल में गौड़ वंश था, गौड़ वंश। और गौड़ वंश का शासक था शशांक, जो कि शैव धर्म को मानता था और बौद्ध धर्म का विरोधी था। और मैंने आपको यह भी पढ़ाया था पुरानी क्लासों में कि इसने हर्ष की बहन का अपहरण भी कर लिया था और बाद में हर्ष ने इस शशांक को पराजित भी किया था। जब शशांक हट गया था तब शशांक के बाद वहां की जो प्रजा थी उन्होंने एक व्यक्ति को गद्दी पर बैठा दिया था जिसका नाम था गोपाल। और इस तरीके से पाल वंश की शुरुआत हो गई थी। कहां पर? बंगाल में। तो बंगाल में पहले गौड़ वंश था, उसके बाद जो वंश स्थापित हुआ था उसका नाम था पाल वंश। हर्ष की राजधानी थी कन्नौज, पहले थानेश्वर थी, बाद में बनी थी कन्नौज। हर्ष के बाद में देश में 3 महाशक्तियों का उदय हुआ। बंगाल में पाल वंश का, राजस्थान में गुज्जर प्रतिहारों का और दक्षिण वाले कर्नाटक वाले भाग में राष्ट्रकूटों का, यानी राष्ट्रकूट, पाल वंश और गुज्जर प्रतिहार। ठीक है। और इन तीनों में आपसी संघर्ष हुआ कन्नौज को लेकर के। इतिहास में इसे त्रिदलीय संघर्ष कहते हैं। ये बात मैं आपको पुरानी सेट में भी पढ़ा चुका हूं। तो कह रहे हैं कि पाल वंश का स्थापना गोपाल ने की थी। सही है कि गलत है? सही है। और ये ध्यान रखिएगा, ये इतिहास का पहला ऐसा शासक है जो लोकतांत्रिक तरीके से गद्दी पर बैठा है, यानी वहां की प्रजा ने इसको गद्दी पर बैठाया क्योंकि लोग शशांक से परेशान हो चुके थे। इससे पहले जो यहाँ पे वंश था वो था गौड़ वंश। गोपाल पहला चुना हुआ शासक था जिसे बंगाल के
प्रमुखों ने चुना था, बिल्कुल सही बात है, पहला चुना हुआ शासक था। धर्मपाल ने कन्नौज की अधिपति बनकर वहां के एक विशाल दरबार का आयोजन किया था। देखिए, गोपाल के बाद जो गद्दी पर बैठा था, मैंने आपको बताया अभी तक कौन बैठा था, धर्मपाल। धर्मपाल के बाद गद्दी पर कौन बैठा था, देवपाल। इसके बाद कई शासक हुए, लेकिन धर्मपाल का एक महत्वपूर्ण काम है जो इसने किया था, आपको याद होगा, इसने एक विश्वविद्यालय बनवाया था जिसका नाम था विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ठीक है। तो धर्मपाल ने कन्नौज की अधिपति बनकर, ठीक है, वहां एक विशाल दरबार का आयोजन किया। तो मैं आपको बता दूं, धर्मपाल कन्नौज पर अधिकार नहीं कर पाया, ठीक है, लेकिन कुछ समय के लिए धर्मपाल ने कन्नौज पर अधिकार किया था। देखिए, अगर आपसे अगर ये पूछे कि त्रिदलीय संघर्ष में विजयी किसको मिला था, यानी जो विजयी हुआ था वो कौन सा वंश हुआ था, पाल में, गुज्जर प्रतिहार में और राजपूतों में, तब इसका आंसर होगा गुज्जर प्रतिहार। तब इसका आंसर होगा गुज्जर प्रतिहार। अब यहां पर बात आ रही है कि धर्मपाल ने कन्नौज का अधिपति बनकर वहां एक विशाल दरबार का आयोजन किया था। हाँ, कुछ समय के लिए कन्नौज धर्मपाल के अधीन आया था और वहां पर इसने जो है वो एक विशाल दरबार भी लगाया था। लेकिन दिक्कत की बात यह थी कि इस समय पर इसका संघर्ष हो गया गुज्जर प्रतिहारों से और राष्ट्रकूटों से। तो यहां पर अब इस स्टेटमेंट को हम गलत ना मान करके क्या ले लेंगे, सही ले लेंगे, ठीक है। अगला है, पाल शासक जैन धर्म के अनुयायी थे। ये जैन धर्म के अनुयायी नहीं थे, बल्कि अनुयायी कौन से धर्म के थे, बौद्ध धर्म के थे, अनुयायी थे बौद्ध धर्म के। खैर, यहां से जो इंपोर्टेंट बातें हैं जो आपको याद रखनी है, एक तो पाल वंश का संस्थापक याद रखना है, दूसरा आपको याद रखना है ये वाली बात भी, ठीक है, कि गोपाल पहला चुना हुआ शासक था और इनकी जो राजधानी थी वो मेन बन गई थी मुंगेर। इनकी राजधानी थी मुंगेर, ये ध्यान रखिएगा। हालांकि कन्नौज को जीतने में अंतिम सफलता जो मिली थी वो गुज्जर प्रतिहार वंश को मिली थी, जो कि राजस्थान का था। तो इसका आंसर क्या बनेगा, चौथा गलत है, आंसर होगा 1 2 3। नेक्स्ट, अगला है, पाल वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक धर्मपाल था। हाँ, ठीक है, धर्मपाल शक्तिशाली था और इसी के समय त्रिदलीय संघर्ष भी स्टार्ट हुआ था। गोपाल के बाद गद्दी पर बैठा था धर्मपाल। अगला है, देवपाल ने पाल साम्राज्य का विस्तार असम और उड़ीसा तक किया था। बिल्कुल किया था, देवपाल ने विस्तार किया था और उस समय पर बंगाल के अधीन असम और उड़ीसा भी आ गया था। यानी अगर आपसे पूछे पाल वंश के किस शासक ने अपने मतलब कि जो बंगाल क्षेत्र था उसे, उसकी सीमाओं को बढ़ा करके उड़ीसा और असम तक पहुंचा दिया था, तो उस शासक का नाम क्या था, देवपाल। तो ये स्टेटमेंट भी जो है वो सही है। पाल वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। क्या ये सही हो सकता है, क्या होगा, नहीं होगा, पाटलिपुत्र नहीं होगी भाई, इनकी राजधानी मुंगेर थी। तो इसलिए तीसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट गलत होते ही ये गलत, ये गलत, ये गलत हो गया। अगला है, पाल वंश के समय नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को संरक्षण मिला। देखिए, इसका तो हुआ है निर्माण, और इसका निर्माण किसने करवाया था, धर्मपाल ने, ठीक है। और इसका निर्माण जो करवाया था ये करवाया था गुप्त काल में, और ये किसने करवाया था, कुमारगुप्त ने। लेकिन यहां निर्माण की बात नहीं कर रहा है, ये कह रहा है संरक्षण मिला, बिल्कुल संरक्षण मिला। नालंदा विश्वविद्यालय की भी केयर की गई पाल वंश के द्वारा, क्योंकि बौद्ध धर्म से संबंधित थे। तो कुछ वहां पर जो कहने का मतलब है कि कुछ भवन होते हैं नालंदा में, कुछ भवनों का निर्माण जो है वो धर्मपाल ने भी करवाया था। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय तो बनवाई, साथ में नालंदा विश्वविद्यालय की मरम्मत और कुछ निर्माण कार्य करवाया। लेकिन अगर पूछे नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया किसने है, तब वो किसने बनवाया था, कुमारगुप्त ने, जो कि किस वंश का था, गुप्त वंश का था। तो यहाँ स्टेटमेंट चौथा भी सही है, यानी आंसर क्या होगा इसका, पहला, दूसरा, चौथा सही है, यानी आंसर होगा 1। ये आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, शशांक गौड़ वंश का सबसे प्रतापी शासक था। बिल्कुल सही बात है, मैंने बताया। अच्छा, पाल वंश पहले था या गौड़ वंश पहले था,
देखो सबसे पहले वंश रहा है गौड़ वंश, गौड़ वंश के बाद आया है पाल वंश, पाल वंश के बाद आया है सैन वंश। ये क्रम याद रखिएगा, ये मैंने पढ़ाया है, आपको पढ़ाया था, बताया था, तो ये ध्यान रखिएगा। पहले गौड़ वंश है, फिर पाल वंश है, फिर सैन वंश है। तो शशांक गौड़ वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था, बिल्कुल था। शशांक ने हर्षवर्धन के पिता प्रभाकर वर्धन के साथ मिलकर मगध पर आक्रमण किया। ये कैसे मिल सकते थे भाई, आप बताइए? क्योंकि पहली बात तो शशांक किसके समकालीन था? हर्ष के। दूसरी बात, एक रीजन ये भी है कि आपस में कैसे मिल सकते हैं, आपस में मिलने का तो कोई मतलब है ही नहीं, सेंस ही नहीं। शशांक को बौद्ध धर्म का समर्थक माना जाता है, बौद्ध धर्म का कट्टर दुश्मन था भाई। ये तो शैव भक्त था, और ये तो इतना बड़ा दुश्मन था कि इसने बोधि वृक्ष को भी कटवा दिया था। तो ये शैव धर्म का बहुत बड़ा समर्थक था, ये बौद्ध धर्म का समर्थक नहीं था। इसने बोधि वृक्ष को कटवाया, और यहां तक कि जो बौद्ध स्तूप होते थे उनको भी इसने तोड़वाया। यानी सेकंड थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है। शशांक के शासनकाल में बंगाल एक शक्तिशाली राजनीतिक इकाई बनकर उभरा, नो डाउट ऐसा तो था। तो आंसर होगा पहला और चौथा, पहला और चौथा। ठीक, नेक्स्ट। अच्छा, ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि बोधि वृक्ष को किसने कटवाया था? किसने कटवाया था? शशांक ने कटवाया था। अगला क्वेश्चन है, शशांक बौद्ध धर्म के प्रसार को बढ़ावा दिया, सही है गलत है? गलत है। शशांक ने कन्नौज के राजा हर्षवर्धन की हत्या करी, सही है? पढ़ो एक बार, शशांक ने कन्नौज के राजा हर्षवर्धन की हत्या करी। नहीं, हर्षवर्धन ने शशांक को हराया था, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। शशांक की सत्ता बंगाल और मगध तक विस्तृत थी, तो हाँ, बंगाल और मगध तक विस्तृत थी, यानी ये सही है। आंसर क्या होगा? केवल 3 सही है, केवल 3 सही है। ठीक है, देखो अगर आपके वन लाइनर क्वेश्चन आए तो आपके वो यहां से निकल ही जाएंगे, लेकिन अगर ट्रेंड चेंज होकर के इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको हेल्प काफी मिल जाएगी। ठीक है, अगला है, गौड़ वंश के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। शशांक की राजधानी कर्ण सुवर्ण थी, यह आपको एसएससी के वैकियर में क्वेश्चन पूछा हुआ है। गौड़ वंश की राजधानी क्या थी? देखना, आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, इसको याद रख लेना, कर्ण सुवर्ण थी, तो ये सही है, गौड़ वंश की राजधानी। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने शशांक को धार्मिक असहिष्णु शासक बताया है, सीधी सी बात है। ह्वेनसांग किसके समय आया था? हर्ष के समय, तो नो डाउट बता सकता है क्योंकि हर्ष के समकालीन है। और क्यों बताया होगा धार्मिक असहिष्णु? क्योंकि उसने बौद्ध धर्म का दमन किया है, बोधि वृक्ष को कटवाया, बौद्ध स्तूपों को तोड़ा है, और शैव धर्म को मानता था। असहिष्णु का मतलब है कि दूसरे धर्म के प्रति उसने बिल्कुल भी दया भाव और आस्था नहीं रखी, खास करके बौद्ध धर्म के प्रति। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। शशांक की मृत्यु के पश्चात बंगाल में राजनीतिक विघटन उत्पन्न हुआ, बिल्कुल हुआ, तो यानी यहां पर आंसर क्या होगा? सभी सही है। इसके बाद ही जनता ने वहां पर किसको बैठा दिया था? गोपाल को, और इस तरीके से पाल वंश का उदय हो गया था, ध्यान रखिएगा। अगला है राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने करी थी, स्टार लगा दो, ये संस्थापक था, 3 स्टार लगा देना। पूछेगा राष्ट्रकूटों का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग, याद रखिएगा, दंती दुर्ग। अगला है, अमोघ वर्ष प्रथम राष्ट्रकूट वंश का सबसे प्रतापी शासक था, बिल्कुल सही है। अमोघ वर्ष का नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि अमोघ वर्ष किस वंश का शासक था, तो किस वंश का शासक है अमोघ वर्ष? राष्ट्रकूट है। राष्ट्रकूटों की राजधानी कांचीपुरम थी, ये कैसे हो सकती है भाई? राष्ट्रकूटों का मेन क्षेत्र महाराष्ट्र और कर्नाटक वाले क्षेत्र में था, तो ये उधर तमिलनाडु क्यों पहुंचेंगे? इनकी राजधानी कांचीपुरम नहीं थी, इनकी राजधानी थी मान्य खेत। इस पे लगाओ 3 स्टार, मान्य खेत। राष्ट्रकूटों की राजधानी आपसे पूछता है कि राष्ट्रकूटों की राजधानी क्या थी? मान्य खेत, तो मान्य खेत इनकी राजधानी थी, यानी तीसरा स्टेटमेंट क्या होगा आपका? गलत होगा। राष्ट्रकूटों ने दक्कन क्षेत्र पर लंबे समय तक शासन किया, ऐसे स्टेटमेंट कायदे में सही होते हैं। हाँ, लंबे समय तक राष्ट्रकूटों ने राज किया। आंसर होगा पहला, दूसरा और चौथा, यानी कौन सा आंसर है? ए आंसर होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट शासक शिव और विष्णु के दोनों के उपासक थे। आप देखेंगे इन्होंने बड़े पैमाने पर मंदिर बनवाए हैं, इन्होंने एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया, तो बिल्कुल शैव धर्म और वैष्णव धर्म को मानते थे। ठीक है,
तो ये स्टेटमेंट सही है। राष्ट्रकूटों ने कांचीपुरम में कैलाश मंदिर का निर्माण कराया, गलत। कैलाश मंदिर का निर्माण इन्होंने जो कराया है वो कराया है एलोरा। एलोरा की गुफाएं हैं ना वहां पर। और आपसे अगर ये पूछे किसने करवाया था, तो किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम। तो ये स्टाल लगा देना कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने करवाया था। राष्ट्रकूटों के शासक कौन था? कृष्ण प्रथम था। तो एलोरा में कृष्ण प्रथम ने कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि एलोरा की गुफाओं में अवस्थित है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। राष्ट्रकूट वंश के समय भारतीय उपमहाद्वीप में त्रिदलीय त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, सही है कि गलत है? और किसको लेकर के हुआ था ये? कन्नौज को लेकर के। और तीन कौन कौन थे? एक और कौन सा वंश था? पाल। एक और दक्षिण से कौन थे? राष्ट्रकूट। और एक और कौन थे? गुर्जर प्रतिहार। ठीक है। तो त्रिदलीय संघर्ष जो है वो किसके समय पर हुआ है आपका? देखो त्रिदलीय पक्ष और ब्रैकेट में भी लिख रखा है पाल, ठीक है, प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट। तो जब इन्होंने लिख दिया है तो इसका मतलब तो ये है ही, तो ये तो इसी में मिल गया। तो ये क्या है आपका? सही है। आंसर होगा पहला और तीसरा। पहला और तीसरा इसका आंसर होगा। क्लियर? नेक्स्ट अगला है कथन और कारण। एक क्वेश्चन, राष्ट्रकूट शासकों ने कन्नौज पर अधिकार करने के लिए प्रतिहारों और पालों से संघर्ष किया, सही है कि गलत? सही है, कथन सही है। कारण है कन्नौज की भौगोलिक स्थिति सामरिक और राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण थी। बिल्कुल चाहते थे कि भैया कन्नौज पर अधिकार हो गया तो पूरा भारत अपना हो जाएगा, और यही कारण था कि आपस में इनके बीच में क्या हुआ? संघर्ष हुआ। यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला है गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट के प्रथम ने करी थी। हाँ, तो मेन संस्थापक जो माना जाता है, वास्तविक संस्थापक, मतलब वो नागभट्ट प्रथम को माना जाता है। तो इस पर एक स्टाल लगा देगा, ठीक है, ये पूछ लेगा। राजा महिर भोज को आदि बरहा, बिल्कुल ये महत्वपूर्ण शासक है गुर्जर प्रतिहार वंश के। और आप देखते होंगे जो गुर्जर लोग हैं, गुर्जर राजपूत जो हैं, वो इनको पूछते हैं महिर भोज को, वो अपने को महिर भोज का वंशज मानते हैं। तो बहुत मान है महिर भोज का। महिर भोज को आदि बरहा की उपाधि दी गई है। ये एग्जाम में ऐसी पूछ लेता है, इस पे स्टार लगा देना 2। महिर भोज को आदि बरहा की उपाधि दी गई थी, सही बात है। महिर भोज। अमोघ वंश किस वंश के शासक थे? राष्ट्रकूट। महिर भोज किस वंश के शासक है? गुर्जर प्रतिहार। प्रतिहार वंश की राजधानी कन्नौज थी। बिल्कुल, आपको मैंने बताया था कि अंत समय पर कन्नौज पर किसका अधिकार हो गया था? गुर्जर प्रतिहारों का, और इसलिए जो कन्नौज थी वो इनकी राजधानी बन गई थी। तो आगे चल के आप देखेंगे कि कन्नौज इनकी राजधानी बन गई थी। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि त्रिदलीय संघर्ष में फाइनली निर्णायक रूप से कौन जीता था? गुर्जर प्रतिहार, जिनके हाथ में कन्नौज आ गया था। और जब आप देखेंगे कि गजनवी का आक्रमण हुआ था, उस समय पर यहां का शासक था राज्य, मतलब इसका जो नाम था वो राज्यपाल था। तो यहां का वो शासक था और वो गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था। प्रतिहार शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिहार शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो क्या लगता है, बौद्ध धर्म के होंगे या नहीं होंगे? हाँ, तो ऐसा आपको कुछ यहाँ पे नहीं दिखाई देता। ये बेसिकली जो थे वो शैव धर्म और वैष्णव धर्म को ही मानते थे। केवल त्रिदलीय संघर्ष में बौद्ध धर्म को मानने वाला एक ही दल था और वो था पाल वंश। अरे आप ये देखिए ना, वो आदि बरहा की उपाधि धारण कर रहा है। आदि बरहा, बरहा किसका अवतार था? भगवान विष्णु का अवतार था। हाँ, तो ये बौद्ध धर्म के अनुयायी नहीं थे। ठीक है, ये बेसिकली हिंदू धर्म से जुड़े हुए थे। ये गलत है और पहला, दूसरा, तीसरा सही है। अच्छा, एक बार ध्यान रखना, गुर्जर प्रतिहार वंश को भारत का द्वारपाल भी कहा जाता है। भारत का द्वारपाल कहते हैं, और द्वारपाल कहने के कारण से इन्हें लक्ष्मण का वंशज भी मानते हैं। लक्ष्मण क्या थे? भगवान राम के द्वारपाल थे। लक्ष्मण कौन थे? भगवान राम के द्वारपाल बन गए थे वो आने के बाद।
अगर भगवान राम से किसी को मिलना था तो ऐसे में लक्ष्मण से परमिशन लेनी होती थी। इन्हें क्यों कहते हैं भारत का द्वारपाल? एक्चुअली जैसे ही आप एंट्री करोगे भारत में, कोई आक्रमण होगा, कोई एंट्री करेगा तो सीधे सीधे वो किससे टकराएगा? राजस्थान के गुज्जर प्रतिहार वंश से। और मैं आपको बताऊं, मुस्लिम शासकों को जो आक्रमण हुए शुरू में, तुर्की आक्रमण, उनको रोकने का काम चूंकि गुज्जर प्रतिहार वंश ने किया है, इसलिए इन्हें भारत का द्वारपाल कहा गया है, भारत के द्वारपाल। ठीक है, ये झुके नहीं तो देखिए कितना मुश्किल हो गया तुर्की लोगों को भारत में जीतना। गजनबी जल्दी से सफल नहीं हुआ। रीजन क्या था? गुज्जर प्रतिहार बैठे हुए थे। ठीक है, कासिम नहीं घुस पाया, रीजन क्या था? गुज्जर प्रतिहार बैठे हुए थे। ठीक है, आंसर इसका होगा 1 2 3। अगला है, गुज्जर प्रतिहार अरब आक्रमण को पश्चिमी भारत में रोका था। बिल्कुल रोका था, सही है। अरबी को भी रोका, आगे चल के तुर्की को भी रोका। ठीक है, कासिम का आक्रमण हुआ था उसको भी रोका, गजनवी का आक्रमण हुआ था उसको भी रोका। प्रतिहार राजपूत और पाल वंशों के बीच कन्नौज को लेकर त्रिदलीय संघर्ष हुआ। सही है भाई। महिर भोज ने अपने सिक्कों पर 12 अवतार का चित्र अंकित करवाया था। क्यों नहीं करवाएगा जब आदि वराह की उपाधि ले रहा है तो। ठीक है, नेक्स्ट अगला है, प्रतिहार वंश की सत्ता का विस्तार कश्मीर से कांचीपुरम तक था। क्या पॉसिबल है? नहीं है। कश्मीर से कांचीपुरम उतना बड़ा साम्राज्य तो कोई बना ही नहीं पाया। तो ये स्टेटमेंट गलत है, यानी आंसर क्या होगा? पहला, दूसरा, तीसरा सही है। आंसर होगा इसका ए। इसका आंसर होगा ए। अगला है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करते हैं। हिस्ट्री अब आपने बहुत पढ़ ली, अभी हिस्ट्री को थोड़ा सा ब्रेक करके पहले इकोनॉमिक्स और साइंस को थोड़ा सा कवर करते हैं, फिर लास्ट में बचेगा तो मैं मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक मुझे धीरे धीरे मैं आपको देता रहूंगा बीच बीच में। ठीक है, अब है, चलिए बात करते हैं निम्न कथनों में कौन सा कथन सही है। पढ़ के तो आए हो सुप्रीम कोर्ट? ठीक है जी। पहला है, भारत का सुप्रीम कोर्ट संविधान द्वारा स्थापित है। यानी जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा, क्या वो संविधान द्वारा स्थापित है? क्या संविधान में सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है? बिल्कुल की गई है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि कौन से भाग में है तो क्या लगाओगे? भाग 5। और अगर आर्टिकल की बात करें तो 124 से लेकर के 147 147 तक इसकी चर्चा है, सुप्रीम कोर्ट की चर्चा है, यानी स्टेटमेंट पहला सही है। सुप्रीम कोर्ट का गठन 28 जनवरी 1950 को हुआ था क्या? 26 जनवरी 1950। संविधान लागू हो गया तो सीधी सी बात है सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश हो गया। तो यहां क्या होगा? ये वाला स्टेटमेंट गलत है, यहां सही आंसर होगा 26 जनवरी 1950। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय सभी उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं। क्या ये बात सही है? क्या बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट के जो भी निर्णय होते हैं वो सब बाकी के न्यायालयों पर क्या होते हैं? बाध्यकारी होते हैं। और यहीं पर एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम बोलते हैं अभिलेखीय न्यायालय। कोई बताएगा किस आर्टिकल में अभिलेखीय न्यायालय की चर्चा है? 129। यहां पर आप ध्यान रखिएगा, एक आर्टिकल है 129 जो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट अभिलेखीय न्यायालय होगा। अभिलेखीय न्यायालय का क्या मतलब है मैं आपको बताता हूं। इसका मतलब यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय होते हैं उनको रखा जाता है, और जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, नीचे की अदालतें हैं, उच्च न्यायालय है, वो सब अपने निर्णयों में इन निर्णयों का हवाला दे सकते हैं। जैसे 1985 में किसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दिया और हाई कोर्ट में कोई केस चल रहा है, वो उसके साथ मैच कर रहा है, तो यहां पर वकील जो है वो याद दिलवा सकता है कि उस समय पर 1985 में ऐसा ही मामला था और सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया था। तो तब जज इस आधार पे सुना सकता है निर्णय जो है वर्डिक्ट कि हाँ 1985 में चूंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा वर्डिक्ट दिया था और उस आधार पर हम जो है वो ये निर्णय ले रहे हैं। तो यहाँ पर जो रेफरेंस वाली बात हुई है, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय हो गया वो एक तरीके से क्या हो गया? अभिलेखीय न्यायालय। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आ सकता है कि किस आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय होगा? आर्टिकल 129। तो ये आपका सही है, ध्यान है। सुप्रीम कोर्ट केवल केंद्र सरकार से संबंधित मामलों की सुनवाई करता है। क्या आ गया? तो मामला गलत हो गया है। ठीक है, इसमें मतलब आपको थोड़ा दिमाग ज्यादा नहीं लगाना। हाँ,
केवल मतलब आप देखना, कभी भी ट्राई करना, मैं भी कह रहा हूं, और देखना, आप हमेशा देखना, वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो पहला और तीसरा क्या होगा आंसर? सी होगा, सी आंसर होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखिए। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी कर सकता है? कर सकता है क्या? हाँ, ध्यान रखिएगा, ये जो रिट जारी करने की शक्ति है, ये रिट जारी करने की जो पावर है, ये दोनों के पास है। सुप्रीम कोर्ट के पास भी है, हाई कोर्ट के पास भी है। सुप्रीम कोर्ट जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट जारी करता है आर्टिकल 226 के तहत। इंपोर्टेंट है। रिट क्या होती है समझा देता हूं। एक्चुअली अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तब आप ऐसे में कोर्ट जा सकते हैं, चाहे तो सुप्रीम कोर्ट चाहे तो हाई कोर्ट, और फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट आपको उस मौलिक अधिकार आपको दिलवाने के लिए कुछ आदेश जारी करेगा, और बेसिकली इन आदेश या डिग्री को क्या कहा जाता है? रिट कहा जाता है। रिटों की संख्या 5 है। ठीक है, एक है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, क्या बोलते हैं, प्रतिषेध, और एक है अधिकार परीक्षा। 5 रिटें हैं, अभी उनके क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। तो रिट ध्यान रखना कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226। तो ये स्टेटमेंट सही है। अच्छा, यहां पे होता केवल सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी कर सकता है, तो स्टेटमेंट गलत हो जाता है क्योंकि केवल आ गया था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। सही है कि गलत है? सही है, बिल्कुल करते हैं। बट यहां पर एक बात ध्यान रखना, जो यहां पर मॉडल है वो कौन सा है? कॉलेजियम। कॉलेजियम, कॉलेजियम व्यवस्था से नियुक्ति होती है, और कॉलेजियम व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्ति के लिए सामान्यतः 5 न्यायाधीशों का एक कॉलेजियम होता है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, और बाकी 4 अन्य न्यायाधीश होते हैं। ये जिस नाम की सिफारिश राष्ट्रपति से करते हैं, उसी व्यक्ति को जो है वो राष्ट्रपति क्या करते हैं? सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त करते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। इसी को खत्म करने के लिए संसद जो है वो 99वां संविधान संशोधन लेके आई थी, जिसके तहत वो कॉलेजियम को समाप्त करके लेके आ रहे थे एनजेसी, यानी न्यायिक नियुक्ति आयोग। एनजेसी लेकर के आ रहे थे, न्यायिक नियुक्ति आयोग, और जिसे न्यायपालिका ने असंवैधानिक मानते हुए खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि यह न्यायपालिका के मामले में हस्तक्षेप है, अतः हम इस संशोधन को नहीं मानते। तो आपके संविधान का एक संशोधन ऐसा भी है, 99वां संविधान संशोधन, जो इस व्यवस्था को समाप्त कर रहा था, लेकिन न्यायपालिका ने उस संशोधन को शून्य कर दिया। वो है 99वां संविधान संशोधन। अगला है, सुप्रीम कोर्ट का कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक सीमित है। तो क्या रिटायरमेंट एज 65 वर्ष है? हाँ, सही बात है। यहीं पर हाई कोर्ट की बात होती तो 62 होता, 62। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के जज का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष या 6 वर्ष? 5 या 6? कोई कार्यकाल नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। एक्चुअली रिटायरमेंट एज है ना, कार्यकाल क्यों हुआ? कई बच्चे इसमें भी गलती कर जाते हैं। मान लो यहाँ एक स्टेटमेंट होता है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, तो सोचना नहीं है कार्यकाल नहीं होता कोई, जितनी एज बची हुई है उतना। अगला है, सुप्रीम कोर्ट एक स्थायी निकाय नहीं है, इसे समय समय पर गठित किया जाता है। ऐसा है क्या? नहीं, स्थायी निकाय है, परमानेंट रहता है। ऐसे थोड़ी होता है 5 साल के लिए पूरा सुप्रीम कोर्ट बनाया जा रहा है, ऐसा नहीं होता। ये स्टेटमेंट गलत है, यानी आंसर होगा 1, 2, 3। तो यहां पर आंसर होगा ए, ये आंसर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों की समीक्षा की जा सकती है, बताइए गलत है या सही? सुप्रीम कोर्ट के क्या निर्णयों की भी समीक्षा की जा सकती है? हाँ या ना, सही या गलत? हाँ, की जा सकती है। कौन करेगा? कौन? सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों की समीक्षा कौन करेगा, बताइए, बोलिए, कोई तो बताइए। तो मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 137 के तहत स्वयं सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णयों की समीक्षा कर सकता है, जिसे बोलते हैं पुनरावलोकन, यानी वो स्वयं अपने निर्णयों को बदलने की शक्ति रखता है। अभी उसने बोल दिया कि मैं मतलब प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, अगली बार मामला दोबारा आया, वो इसी निर्णय की समीक्षा करके इसको बदल देगा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है।
तो बिल्कुल समीक्षा की जा सकती है। और कौन करेगा? स्वयं सुप्रीम कोर्ट। स्वयं सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 137 के तहत अपने निर्णयों की समीक्षा कर सकता है, स्वयं अपने निर्णयों की समीक्षा कर सकता है। तो क्या बदला जा सकता है पुराने निर्णय को? हां, लेकिन एक शर्त है। शर्त यह है कि यदि एक जज का निर्णय है तो उसे कोई बेंच बदलेगी। जैसे 3 बेंच वाला निर्णय है, उसे 5 वाली बदलेगी, 5 वाले के निर्णय को 7 वाली, 7 वाले को 11 वाली, 11 वाले को 13 वाली, 13 वाले को 15 वाली बेंच बदलेगी। इसलिए जब भी किसी मामले पे अगली बार सुनवाई होती है तो उससे बड़ी बेंच बनाई जाती है। 7 जजों की बेंच ने जो निर्णय दिया है उसे 5 बेंच के निर्णय उसकी समीक्षा नहीं कर सकती। तो यहां पर भी थोड़ी सी चीज ये ध्यान रखिएगा। यार इसका आंसर क्या होगा? इसका मतलब ये जो है ऑप्शन सही होगा। अगला है, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिट जारी कर सकता है? हाँ, बिल्कुल कर सकता है। भारत के संविधान में सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख अनुच्छेद 124 से 147 तक है। हाँ बिल्कुल, ये वाली बात भी जो है वो आपकी सही है। तो ये ध्यान रखिएगा, आंसर क्या होगा इसका? ये सभी सही है, ये सभी सही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? यहां पर सुप्रीम कोर्ट में कुछ आर्टिकल हैं जो आपको पता होने चाहिए। एक है आर्टिकल 126, एक है 127, एक है आर्टिकल 128। ये 3 आर्टिकल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 126 किसकी बात करता है? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की। आर्टिकल 127 किसकी बात करता है? तदर्थ न्यायाधीश की, तदर्थ न्यायाधीश की, एडहॉक जज, अस्थायी जज की। और 128 किसकी बात करता है? सेवानिवृत्त न्यायाधीश की। क्या है मामला, मैं आपको बताता हूं। ये तीनों आर्टिकल बताते हैं कि यदि न्यायाधीश की कमी होती है या न्यायाधीश का पद खाली होता है तब ऐसे में क्या होना है। तो सबसे पहली बात आती है, यदि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किसी कारण से कहीं गए हैं, वो नहीं हैं या छुट्टी पर हैं, तब उनका कार्य कौन संभालेगा। तो यहाँ पर आर्टिकल 126 यह व्यवस्था करता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे, वरिष्ठता का मतलब यहाँ आयु से नहीं है, वरिष्ठता का मतलब है किसको लंबा समय यहाँ पर कार्यकाल संभालते हुए हो गया है। तो जिसे भी ज्यादा समय हो गया है, राष्ट्रपति महोदय उसे क्या कर देंगे? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर देंगे। उसे बोला जाएगा कार्यकारी न्यायाधीश। कार्य मतलब अभी नियुक्त नहीं हुए हैं परमानेंट, अभी वो जब तक काम संभालेंगे जब तक कि मुख्य न्यायाधीश नहीं आ जाते। ठीक है, तो ये है आर्टिकल 126। 127 क्या है? कई बार ऐसे हो जाता है कि न्यायालय में गणपूर्ति जो कोरम है वो अधूरा रह जाता है। तो अब ऐसे में मान लो ज्यादा लोग छुट्टी पे चले गए या ज्यादा न्यायाधीशों की कमी हो गई, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, खास करके मुख्य न्यायाधीश के पास 2 ऑप्शन हैं। एक तो वो हाई कोर्ट से तदर्थ न्यायाधीश को बुला सकते हैं, यानी जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं और ऐसे न्यायाधीश हैं वो सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने के लिए योग्य हैं, तो मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के परामर्श से ऐसे हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को कहां पर काम करने के लिए बुला सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में काम करने के लिए बुला सकते हैं। बट ये नियुक्ति स्थायी नहीं होती, अस्थायी होती है, इसलिए इसे एडहॉक कहते हैं, यानी इसे बोला जाता है तदर्थ, यानी काम चलाऊ न्यायाधीश कहा जाता है। लेकिन इनको जो वेतन भत्ते सब कुछ मिलते हैं वो सुप्रीम कोर्ट वाले मिलते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि मान लीजिए तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं हो रही है, तो एक ये ऑप्शन ये भी है, जब ज्यादा कभी बाहर सुप्रीम कोर्ट पे आ जाता है तो जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो चुके हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, तो उनको जो है वो बुला लिया जाता है सुप्रीम कोर्ट में काम करने के लिए। आपसे ये आर्टिकल पूछ सकता है 126, 127 और 128 और 129 मैंने आपको बता दिया सुप्रीम कोर्ट क्या होगा, एक अभिलेखीय न्यायालय होगा। और आर्टिकल 130 सुप्रीम कोर्ट के स्थान की बात करता है, जो सामान्यतः दिल्ली में है, लेकिन राष्ट्रपति की सलाह से मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का संचालन देश के किसी भी स्थान पर कर सकते हैं। जहां पर जज बैठ जाए जाके वहां सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बोल दें कि ठाकुर द्वारा में जो है वो सुनवाई होगी 10 दिन के लिए, तो ये कहा जाएगा कि 10 दिन के लिए सुप्रीम कोर्ट कहां पहुंच गया है? ठाकुर द्वारा पहुंच गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से जो स्थान निर्धारित होता है वो किस आर्टिकल में है? 130 में।
इसका आंसर देख लिया था पिछले वाले का। हाँ, अगला है कथन, सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षक कहलाता है, यानी क्या संरक्षक है सुप्रीम कोर्ट? हाँ है, ठीक है, संरक्षक है। सुप्रीम कोर्ट को संविधान की व्याख्या करने और असंवैधानिक कानूनों को निरस्त करने का अधिकार है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो क्या है, संविधान का संरक्षक है। तो यानी आंसर क्या होगा इसका? ए आंसर होगा, इसलिए इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, ये तो सही है। संविधान का अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु रिट जारी करने की शक्ति देता है, अतः कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है, यानी आंसर होगा ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है, ठीक है। तो इसका आंसर भी क्या होगा आपका? ए होगा। अगला कथन है, सुप्रीम कोर्ट केवल राष्ट्रपति से सलाह लेने पर संविधान की व्याख्या कर सकता है। क्या आ गया? तो क्या हो गया? रुको, शायद कामड़ती जा रहे हैं भाई, आवाज बहुत तेज है, ठीक है, वाइब्रेशन कितनी ज्यादा है। तो सुप्रीम कोर्ट केवल राष्ट्रपति से सलाह लेने पर संविधान की व्याख्या कर सकते हैं? नहीं भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट केवल राष्ट्रपति से सलाह लेने पर, ये तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा है, तो गलत है। अगला है, संविधान का अनुच्छेद 143, स्टार लगा दो। आर्टिकल 143 कहता है कि राष्ट्रपति को कभी भी परामर्श की जरूरत है, वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर सकते हैं। आर्टिकल 143 क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में कुछ चीजें ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 143 ये कहता है कि सरकार को कभी जरूरत पड़ती है किसी न्यायिक मामले पर या कानूनी मामले पर जानकारी लेने की सुप्रीम कोर्ट से, तो वो राष्ट्रपति के थ्रू परामर्श ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि राष्ट्रपति ने अपनी गाड़ी उठाई और सुप्रीम कोर्ट के जज के यहाँ पहुंच गए। इसमें बीच में मीडिएटर की भूमिका होती है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की, यानी महान्यायवादी की, जिसकी चर्चा आर्टिकल 76 में है। तो राष्ट्रपति महान्यायवादी से कहेंगे कि भैया हमें इस प्रश्न पे जो है वो जानकारी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की, तो महान्यायवादी फिर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श मांगेंगे। अच्छा, ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ऐसा परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है, भले ही वो राष्ट्रपति ने क्यों ना मांगा हो, क्योंकि हर व्यक्ति के पास, हर संस्था के पास हर चीज का परामर्श नहीं हो सकता, इसलिए वो परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कोई परामर्श दे दिया, महान्यायवादी ने वो परामर्श जो है वो राष्ट्रपति तक पहुंचा दिया, फिर राष्ट्रपति भी ऐसे परामर्श को मानने के लिए बाध्यकारी, यानी दोनों तरफा से कोई भी बाध्यकारी नहीं है। और ऐसा हुआ था जब एक बार राष्ट्रपति ने अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श मांगा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर परामर्श देने से मना कर दिया था। वहां सरकार को परामर्श नहीं दिया, वहां अलग से पूछा गया, उसने कहा नहीं, इस मामले में हम परामर्श नहीं देंगे। तो कई बार न्यायपालिका भी अपनी छवि को सुरक्षित करने की कोशिश करती है। तो यहां पर क्या होगा, कारण सही है और कथन गलत है, यानी ए नहीं, ए गलत है, आर सही है। आंसर क्या होगा? डी। अगला है, भारत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 26 जनवरी 1950, ठीक है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, ये जो न्यायालय है वास्तविकता में इसका, ये जो न्यायालय बना है सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय, पहले इसका नाम था संघीय न्यायालय, संघीय न्यायालय। और ये संघीय न्यायालय जो स्थापित हुआ था, ये हुआ था 1935 के अधिनियम से, के एक्ट से। कब हुआ था? के एक्ट से। और कब हुआ था ये? 1937। तारीख कब हुआ था? ठीक है, बताओ किस तारीख को हुआ था? ठीक है, शायद 1 या 2 अक्टूबर के आसपास हुआ था। 1 अक्टूबर है, हाँ 1 अक्टूबर लिख लें, 1937। तो ये 1 अक्टूबर 1937 का जो संघीय न्यायालय है, इसी न्यायालय को किसमें कन्वर्ट कर दिया गया? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को इसी संघीय न्यायालय को किसमें कन्वर्ट कर दिया गया? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, प्रेजेंट टाइम में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कितने जजों से मिलकर के बना हुआ है? टोटल जज कितने हैं? 37 + 1 33 + 1, यानी 33 अन्य न्यायाधीश और 1
मुख्य न्यायाधीश। अच्छा, जब मूल संविधान था तो वहां पर कितने जजों की बात थी? 7+1। तो ये ध्यान रखिएगा, मूल संविधान में कहा गया था कि जो है ये जो है 7+1 यानी मुख्य न्यायाधीश के अलावा 7 अन्य न्यायाधीशों से मिलकर के सुप्रीम कोर्ट बनेगा। समय समय पे संख्या बढ़ा दी गई, 11 की गई, 14 की गई, 18 की गई, बड़ा बढ़ा के 26 की गई, और अब बढ़ा के फाइनली कितनी हो गई है? 33+1। उससे पहले 31 थे शायद, 31 थे। चलिए, सुप्रीम कोर्ट की संरचना का वर्णन किसमें है? आर्टिकल 124 से 147 तक है, ध्यान रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु कितनी है? 65 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट में रिट जारी करने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में प्राप्त है? कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 32। और रिटों की संख्या कितनी है? 5। एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। एक है अधिकार परीक्षा, एक है परमादेश मैंडेमस, एक है प्रतिषेध, और एक है उत्प्रेषण। कुल मिलाकर के 5 है। इसको थोड़ा ढंग से समझ लेना, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो दिक्कत होती है। पढ़े थोड़ी है, पढ़े? ठीक है, पढ़ लिए तो अच्छी बात है, मैं आपको अपने वे में समझा देता हूं। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है कि किसी व्यक्ति को क्या कर लिया गया है? कैद कर लिया गया है। अब कैद 2 प्रकार का है, या तो किसी निजी व्यक्ति ने कर लिया है, यानी किसी ने भी आपको कैद कर लिया। जरूरी नहीं है कि कोई सरकारी व्यक्ति कैद करे, मैं आप में से किसी को कैद कर लूं, कुछ भी कर लूं। तो जब अगर कोई प्राइवेट संस्था, कोई भी व्यक्ति अगर किसी को कैद कर लेगा, तो आप क्या बताइए, क्या वो कहीं जा सकता है, आ सकता है? क्या उसका मौलिक अधिकार कोई उसके पास रहेगा? क्या नहीं रहेगा, यानी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो जाएगा। एक और मामला कैद का माना जाता है, और वो ये होता है जब 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया जाता है। आर्टिकल 22 के तहत, मौलिक अधिकार आर्टिकल 22 के तहत अगर आपकी गिरफ्तारी हुई है और 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया, तब भी ऐसे में फिर आपको मान लिया जाता है कि आपको किया गया है कैद। फिर यहां पर क्या है, जैसे ही आप कैद हुए हैं, इसका मतलब आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है, और अब आप तो कैद हैं, तो आपका कोई भी संबंधी व्यक्ति जो है वो कहां जा सकता है? न्यायालय जा सकता है। और ऐसे में न्यायालय एक रिट जारी करेगा जिसका नाम होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, जैसे किसी की गिरफ्तारी हो गई, उसे कोर्ट नहीं लेके गए पुलिस वाले, कहीं और ले गए, 2-3 दिन तक कोई लापता है, आप कोर्ट जा सकते हो। किसी कंपनी वालों ने किसी मामले पे क्या कर लिया है, किसी व्यक्ति को जो है वो कैद कर लिया है, ठीक है, तो वहां पर भी आप जो है वो कोर्ट जा सकते हो। जैसे कई बार होता है ना, आपका ब्लॉक प्रमुख वगैरह या इनके चुनाव होते हैं, इनमें भी उठा लेते हैं, हाँ, लेकिन वो रीजन है घर वाले उतनी हिम्मत नहीं जुटा पाते कि कोर्ट चले जाएं, जाने के लिए वो तब भी जा सकता है। तो यहां पर कोर्ट जारी करता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, शरीर को सामने लाया जाए। तो जैसे ही ये ऑर्डर जारी होता है, अब पुलिस प्रशासन, पुलिस महकमे में पूरा हड़कंप मच जाएगा, बोले भाई ढूंढ के लाओ, कहीं से भी लाओ, क्योंकि ये रिट जारी हो चुकी है। लेकिन कुछ अपवाद हैं जब ये रिट जारी नहीं होती। पहला अपवाद, आपको नजरबंद कानून के तहत गिरफ्तार किया गया हो। नजरबंद कानून वो होते हैं जिसमें आपको कोई सूचना नहीं दी जाती, कुछ नहीं दी जाती है, और आपको इस कारण से बंद किया जाता है कि आपकी मौजूदगी में कोई अपराध हो सकता है। तो अपराध ना हो, इसके लिए आपको नजरबंद कानून के तहत आपको गिरफ्तार किया गया, जिसे कई बार कह देते हैं तड़ी पार कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो अगर किसी को नजरबंद पुलिस ने किया है, तब आप कोर्ट नहीं जा सकते। वहां पे कोर्ट ये रिट जारी नहीं करेगा, कोर्ट कहेगा वो जरूरी है ऐसा करना। दूसरा, आपको किसी अपराध में दंड मिला है, यानी मान लो किसी को 1 साल की सजा मिली है, जेल में बंद है, और घर वाले चले गए जी कि जी हमारा उल्लंघन हो रहा है मौलिक अधिकारों का उसका, और ऐसे में रिट जारी करिए। कोर्ट रिट जारी इसलिए नहीं करेगा क्योंकि अब दंड उसे किसने दिया है? कोर्ट ने दिया है। तो जेल में जो व्यक्ति बंद है, दंड पा करके
उसके खिलाफ उसके लिए ये रिट जारी नहीं होगी, और जो नजरबंद कानून के तहत गिरफ्तार है उसके लिए ये जारी नहीं होगी। समझ रहे मेरी बात? बाकी किसी के लिए भी हो सकती है। अधिकार परीक्षा का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति गलत तरीके से किसी पद पर आकर के बैठ जाता है, किसी लोक सार्वजनिक पद पर आकर बैठ जाता है, वो चाहे पैसा देके बैठा, वो कैसे भी बैठा, अपने संबंधों के आधार पर वो किसी लोक पद पर, किसी सरकारी पद पर, सार्वजनिक पद पर आकर के बैठ गया, तब जो रियल में वहां का हकदार था, मान लीजिए दो लोग हैं, दो में एक ऊपर प्रमोशन हो गया किसी भी तरीके से, उसका असली दावेदार मैं था वरिष्ठता के आधार पर, लेकिन दूसरे व्यक्ति ने पैसा या संबंधों के आधार पर उस पद पर प्रमोशन ले लिया, उस पद को ले लिया, तो अब मेरा तो गलत हुआ ना ये, यहां कहां गई समानता, कहां गया सब कुछ, तो अब मैं कोर्ट जा सकता हूं, और तब कोर्ट एक रिट जारी करेगा अधिकार परीक्षा, किसके लिए? उस व्यक्ति के लिए, तुम किस हक से यहां बैठे, इसका मतलब है तुम्हें क्या हक है, ठीक है। तो ये लेकिन ध्यान रखना है, प्राइवेट पद के लिए नहीं होता, जैसे कोई प्राइवेट कंपनी है वहां पर कोई पद किसी को मिल गया तो वहां नहीं होगा, लोक सार्वजनिक पद, ठीक है, कोई सरकारी पद है, ऐसे पद के लिए ऐसी रिट जारी होती है। अगला है परमादेश, इसे कहते हैं आदेश पर आदेश, यानी मैंडेमस। ये क्या है? मान लीजिए कोई लोक अधिकारी, प्राधिकारी, कोई संस्था जो सरकारी रूप से उस कार्य के लिए जिम्मेदार है और वो काम नहीं कर रहा है जो उसे करना चाहिए, चाहे वो बैंक का मैनेजर हो, चाहे वो तहसील में बैठा तहसीलदार हो, चाहे वो आपका डिस्ट्रिक्ट में बैठा हुआ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, चाहे वो नगर पालिका में नगर चेयरमैन हो नगर पालिका का, उनको जो काम का दायित्व है अगर वो करने से मना कर रहे हैं, तब ऐसे में आप कोर्ट जा सकते हो कि जिन लोगों को सरकार ने उस कार्य के लिए बैठाया है वो अपना काम करने से मना कर रहे हैं, तब ऐसे में न्यायपालिका एक रिट जारी करती है जिसका नाम है परमादेश। आदेश पर आदेश, हम आदेश देते हैं इस काम को करो, फिर ना करो तुम, हम दिखाएं हम मानना क्या होता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है, ठीक है। इसलिए आप देखे होंगे कई लोग क्या करते हैं, जैसे कोई व्यक्ति कोई कर रहा है और काम करने से मना कर रहा है तो वो कहता है लिख के दो, तुम नहीं करके दे रहे हो। कोई गवर्नमेंट अधिकारी आपको लिख के नहीं दे सकता कि मैं नहीं कर रहा हूं, इसलिए वो मना नहीं करेगा लेकिन कमियां निकालेगा आपके काम में, फोटो साफ नहीं आया, साइन मैच नहीं कर रहे, ये ऐसे आ गया, फोटोकॉपी धुंधली आ रही है, ठीक है, ये लेके आओ, खतौनी लेके आओ, खसरा लेके आओ, आधार में तुम्हारा फोटो क्लियर नहीं हो रहा, ऐसे करके टालता रहेगा, बट ये नहीं कहेगा कि मुझे तेरा काम नहीं करना भाई क्योंकि ऐसा है मामला, तो नहीं बोलेगा। तब वहां कौन सी रिट जारी होती है? परमादेश। अगला है प्रतिषेध और उत्प्रेषण। ये दोनों रिटें जो हैं ये न्यायपालिका से ही संबंधित हैं। ये क्या रिटें होती हैं? जब सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि उससे नीचे की अदालत किसी ऐसे मामले की सुनवाई करने वाली है जो मामला उसके शक्तियों से, उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तब सुप्रीम कोर्ट अपने आप से संज्ञान लेके एक रिट जारी करता है जिसे कहता है प्रतिषेध। प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन, यानी रुक जाओ, ये मेरा अधिकार क्षेत्र है। तो जब भी अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर आकर के कोई करने वाला होता है, कोई निर्णय लेने वाला होता है, तब जो रिट जारी करता है उच्च अदालत, वो करती है प्रतिषेध। उत्प्रेषण क्या होता है? मान लीजिए नीचे वाली अदालत ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर आकर के कोई निर्णय दे दिया, कोई निर्णय ले लिया, तो अब रोकने का क्या मतलब है? अब तो उसने कांड कर दिया। तो अब यहां पे जो रिट जारी होती है वो होती है उत्प्रेषण। इससे ऊपर वाली अदालत नीचे वाली अदालत के उस मामले को खारिज करके उसे नए सिरे से अपने पास बुला करके स्टार्ट करेगी, इसे कहते हैं उत्प्रेषण। रिटें कितनी होती हैं? 5। अब मुझे जल्दी से बताओ, किसी व्यक्ति को कैद किया जाएगा, बंदी बनाया जाएगा, तो कौन सी रिट जारी होगी? अगर नजरबंद कानून के तहत किसी को कैद किया जाएगा, कौन सी रिट जारी होगी? कोई सी नहीं होगी, ठीक है। अगर कोई लोक प्राधिकारी कार्य को सही से नहीं कर रहा है, तब ऐसे में आप कोर्ट जाते हो, तो कौन सी जारी होगी? किसी लोक सार्वजनिक पद को कोई व्यक्ति गलत तरीके से हासिल कर लेता है, तो कौन सी रिट जारी होगी? अधिकार परीक्षा। इतना ही है बस, यहां से क्वेश्चन हो जाएंगे सब। रिट से कोई भी क्वेश्चन आएगा, मैं गारंटी ले रहा हूं, अगर आपने सही से सुना और समझा है वो आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। बाकी एक बार घर से पढ़ लेना नींद में। अच्छा, रिट जारी करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट की ज्यादा है या हाई कोर्ट की? नहीं, हाई कोर्ट की ज्यादा है। यहां इसलिए सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकारों के संबंध में रिट जारी कर सकता है,
जब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा सुप्रीम कोर्ट तभी रिट जारी करेगा। हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के अलावा तुम्हारा और कोई अधिकार है, चाहे वो कानूनी अधिकार हो, चाहे वो कोई सा और अधिकार हो, तब भी आप अगर हाई कोर्ट जाओगे तो वो रिट अगर जारी करने की जरूरत है तो वो रिट जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर रिट जारी करता है, लेकिन हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के अलावा अगर और जो आपके अधिकार हैं उनका उल्लंघन होता है तब भी आपका रिट जारी हो सकती है। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? ठीक है। इनमें से कौन सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे? एच जे कानिया। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के अतिरिक्त निम्न में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? सभी को कर लेगा, 5 की 5 करता है। सुप्रीम कोर्ट भी करता है 5 की 5, हाई कोर्ट भी 5 की 5 करता है। उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक अच्छा हाँ, ये किसकी बात चल रही है? उच्च न्यायालय की। तो उच्च न्यायालय में हम क्या कर देंगे? यही क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट होता तब इसका आंसर क्या होता? ओनली मौलिक अधिकार। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हाई कोर्ट की पावर सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा है, मतलब व्यापक है। ज्यादा नहीं कहेंगे, उससे गलत होगा, वो व्यापक हम कहेंगे, व्यापक है। ठीक है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय केवल केंद्र सरकार पर बाध्यकारी होते हैं, केवल राज्यों पर बाध्यकारी होते हैं, सभी अदालतों पर बाध्यकारी होते हैं, केवल राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होते हैं। जिन पे केवल आया है उन्हें काटो पहले तो। ठीक है, तो क्या सही होगा? ये बचा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? सभी अदालतों पर बाध्यकारी होते हैं। मतलब समझो ना, केवल केंद्र पे थोड़ी होते हैं, वो तो राज्यों में भी होते हैं, होते सब पर हैं। लेकिन यहां स्टेटमेंट जो सही बैठेगा फिर वो क्या होगा? सभी अदालतों पर बाध्यकारी होते हैं। उच्च न्यायालय को संविधान के अंतर्गत रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 226। यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत आता है। हाँ, आता है। अब व्याख्या करते हैं। यह अधिकार संविधान के 226 के अंतर्गत आता है, इसलिए उच्च न्यायालय को संविधान के अंतर्गत रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है। आंसर क्या होगा? ए। ठीक है, व्याख्या करता है। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए काम कर सकता है। हाँ, मूल संविधान में था एक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा, लेकिन इसको चेंज कर दिया गया था। आई होप एक संविधान संशोधन था, ठीक है, कौन सा? 7वां, उससे इसको चेंज किया गया और उससे प्रावधान किया गया कि अब 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी एक जो हाई कोर्ट है वो हो सकता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। अगला है, संविधान राज्यों को अपने लिए अलग अलग उच्च न्यायालय स्थापित करने के लिए बाध्य करता है? नहीं भाई, ठीक है, नहीं करता ना। पहली बात तो राज्य का काम नहीं है, सेंट्रल का काम है। दूसरी बात यह है, अगर ऐसा होता तो हर राज्य में हाई कोर्ट होता, हर राज्य में हाई कोर्ट नहीं है। तो यहां आंसर क्या होगा? ए सही है, लेकिन आर गलत है। आर गलत है। उच्च न्यायालयों को अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण होता है। हाँ, बहुत नियंत्रण होता है। फॉर एग्जाम्पल, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहां अगर वो किसी को मृत्युदंड देते हैं तो उसके मृत्युदंड का जो वो करेगा पुष्टि, वो हाई कोर्ट करेगा। जो अधीनस्थ न्यायालय में जो जजों की नियुक्ति होगी राज्यपाल द्वारा, वो परामर्श हाई कोर्ट के परामर्श से होगी। तो बहुत सारे कामों में नियंत्रण स्थापित होता है अधीनस्थ न्यायालयों पर। संविधान का अनुच्छेद 235 उन्हें अधीनस्थ न्यायालय पर प्रशासनिक नियंत्रण देता है। हाँ, सही बात है। आर्टिकल 235 से अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण है, किसको? हाई कोर्ट को। अतः कह सकते हैं कि उच्च न्यायालयों को अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण होता है। तो ये आर्टिकल भी ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 235। ठीक है। नेक्स्ट, किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? देखो जी, कर्नाटक का तो अपना हाई कोर्ट है। कहां पर है कर्नाटक का हाई कोर्ट? कहां पर? अरे बताओ, बेंगलुरु। इतना परेशान क्यों हो रहे? बेंगलुरु में है। आंध्र प्रदेश का कहां हो गया? अमरावती में है। ठीक है। मध्य प्रदेश का जबलपुर, भोपाल में नहीं है। राजस्थान का
जयपुर मत कर देना, जोधपुर में है, जयपुर में पीठ है उसकी। महाराष्ट्र का कहां पर है? कहां? बंबई। गोवा का किधर है? यही है, बॉम्बे हाई कोर्ट। गुजरात का हाई कोर्ट किधर है? अहमदाबाद। उड़ीसा का हाई कोर्ट कहां? कटक हाई कोर्ट। इसका मतलब आंसर क्या होगा? सी होगा। यानी महाराष्ट्र। एक तो ये बात ध्यान रखना, कुछ हाई कोर्ट में आपको बता दूं, जैसे कि बंबई हाई कोर्ट, यहां किस किस के मामले आते हैं देखो। एक तो स्वयं महाराष्ट्र के मामले आते हैं, ठीक है, बंबई हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट बंबई। महाराष्ट्र के मामले आते हैं, यहीं पे गोवा के मामले आते हैं, यहीं पर दमन व दीप के मामले आते हैं, यहीं पर किसके आते हैं? दादरा नगर हवेली के भी यहीं आते हैं। दादरा नगर हवेली, दमन व दीप, सबके मामले यहीं आते हैं, बंबई हाई कोर्ट, ठीक है। एक है एर्नाकुलम हाई कोर्ट। एर्नाकुलम किसका है? ये एर्नाकुलम हाई कोर्ट, ये केरल का है। इस पे स्टार लगाओ, एर्नाकुलम हाई कोर्ट पे। ये पूछता है यहाँ पे किस किस के मामले आते हैं। केरल का तो आते ही आता है, साथ में यहाँ आते हैं लक्षद्वीप के मामले, लक्षद्वीप के मामले, ठीक है जी। उसके अलावा अब आ जाओ कोलकाता हाई कोर्ट। कोलकाता हाई कोर्ट, यहाँ पर एक तो बंगाल के मामले आएंगे, पश्चिम बंगाल के मामले, प्लस इधर आते हैं अंडमान निकोबार के मामले। अंडमान निकोबार के मामले भी यहाँ आते हैं, ठीक है। और बाकी तो मेन तो ये है। बाकी एक आपका चंडीगढ़ हाई कोर्ट हो गया। चंडीगढ़ हाई कोर्ट, पंजाब के मामले भी आते हैं वहां पे, हरियाणा के मामले भी आते हैं, चंडीगढ़ के मामले भी वहां पे आते हैं। ये क्या है? ये एक ही जगह पर कई सारों के मामले आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, सी होगा। क्लियर? दादरा नगर हवेली दमन में द्वीप के किस उसमें आते हैं क्षेत्राधिकार में? कौन सा? बंबई है। अच्छा, गुवाहाटी हाई कोर्ट कहां का है? ये कहां का है? गुवाहाटी। मेन कहां पर है? असम में है, असम में गुवाहाटी हाई कोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट मिलान करना है जी। राजस्थान का हाई कोर्ट जोधपुर, उड़ीसा का हाई कोर्ट कटक, गुजरात का हाई कोर्ट अहमदाबाद, केरल का हाई कोर्ट एर्नाकुलम, ठीक है। तो क्या होगा? सी। हालांकि एक बार ये भी देख लेना कौन कौन से हाई कोर्ट कब बने, या मैं इसे विविध में टॉपिक दे दूंगा ये वाला, ज्यादा नहीं, शुरुआती तो याद होने चाहिए तीनों वो, ठीक है। 1862 कलकत्ता हाई कोर्ट, चेन्नई हाई कोर्ट और एक आपका बंबई हाई कोर्ट। फिर उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट बन गया 66 में। उसके बाद फिर कर्नाटक हाई कोर्ट बन गया 84 में। उसके बाद फिर 16 में बिहार पटना हाई कोर्ट बन गया। तो कुछ इंपॉर्टेंट है, मेन को पता होने चाहिए। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के पद नियुक्त होने के लिए क्या अर्हताएं होनी चाहिए? हाई कोर्ट के लिए वह भारत का नागरिक हो एवं उसकी आयु 62 वर्ष से कम हो, क्योंकि 62 वर्ष रिटायरमेंट एज है, उससे कम तो होनी चाहिए। उसने भारतीय क्षेत्र में कोई न्यायिक पद धारण किया हो, हाँ ठीक है, कोई न्यायिक पद हो, और ना तो न्यायिक पद नहीं है तो या तो वो फिर क्या होना चाहिए? हाँ, वकालत करी हो उसने, हाँ वकालत करी। तो ये दो चीजें। दूसरा, वह किसी उच्च न्यायालय का या दो से अधिक ऐसे न्यायालयों में लगातार अधिवक्ता रहा हो। कितने रहा हो अधिवक्ता? कितने वर्ष? 10 वर्ष रहा हो। और 10 वर्ष उसने क्या करी हो? वो रहा हो, जज रहा हो, किसमें? निचली अदालत में। लेकिन एक बात ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट के लिए ये मामला 5 वर्ष है, 5 वर्ष है सुप्रीम कोर्ट के लिए। लेकिन अंतर क्या है? यहां पर है कि उसने निचली अदालतों में, प्राधिकरण में
या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या किसी भी उसमें 10 साल का रहा हो। सुप्रीम कोर्ट के लिए शर्त है कि 5 साल हाई कोर्ट में जज रहा हो, इसलिए वो कार्यकाल वहां पे जो प्रैक्टिस है वो 5 साल की है। ठीक है, हाँ ये ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त। सेम सुप्रीम कोर्ट की क्या होंगी, मैं आपको बता दूं। पहला, वह भारत का नागरिक हो। देखो मैं आपको रियल में बताता हूं क्या लिखा हुआ है संविधान में। सुप्रीम कोर्ट के लिए संविधान कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए नंबर पहली शर्त, भारत का नागरिक होना आवश्यक है। दूसरी शर्त, वह नीचे लिखी गई 3 शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी करता हो। नंबर 1, उसने हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक वकालत की हो। नंबर 2, उसने हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक जज के पद पर रहा हो। और नंबर 3, वह राष्ट्रपति की नजरों में एक विधिवेत्ता हो। बात समझ रहे हैं? हाई कोर्ट के लिए क्या है? भारत का नागरिक हो, लेकिन जो नीचे शर्त है, उसने देश में कहीं पर भी किसी भी निचली अदालत में या प्राधिकरण के अधीन 10 वर्ष जज का कार्य किया हो, या फिर उसने हाई कोर्ट में क्या किया हो? आपका 10 वर्ष वकालत की हो। बात समझ रहे हैं? 1 मिनट एक कॉल ले लेता हूं। हाँ, अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसके समक्ष अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेता है? हाँ, किसके? उच्च न्यायालय की बात चल रही है। फंसोगे। उच्च न्यायालय का जज किसके समक्ष शपथ लेता है? ऑप्शन, भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। ऑप्शन, उस राज्य का राज्यपाल। ठीक है, कौन? राज्यपाल। ठीक है, ये मिस्टेक मत करना, ये बड़ी चीज है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? राज्यपाल। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये आंसर होगा इसका क्या? राज्यपाल। ठीक है, और यही क्वेश्चन मैं चेंज कर दूं, किसी राज्य का राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाता है? ऑप्शन, राष्ट्रपति। ठीक है, मुख्य सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। यानी हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति के मामले में राज्यपाल शपथ दिलवाता है, लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति के मामले में उस हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलवाता है। ध्यान रहेगा। अगला क्वेश्चन, हाई कोर्ट का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको देगा? त्याग पत्र अगर देना चाहता है किसको देगा? ऑप्शन 1, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन 2, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन 3, राष्ट्रपति। 3 में चल रहे हैं, 3 में, 3 ही ऑप्शन दे रहा हूं, 3 में बताओ। हाँ, राष्ट्रपति। यहां ध्यान रखना, अच्छा अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय की नियुक्ति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन, राज्यपाल। ऑप्शन, राष्ट्रपति। ऑप्शन, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो मैं क्लियर कर देता हूं, ये तुम्हारे कंफ्यूजन सब क्लियर कर दे रहा हूं, सही से सुनिए। हाई कोर्ट का जज हो या सुप्रीम कोर्ट का जज हो, नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। पहली बात, हाई कोर्ट का हो या सुप्रीम कोर्ट का हो, नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति। कैसे करेंगे? कोलिजियम व्यवस्था से। सेम कोलिजियम, बस कोलिजियम का अंतर होता है थोड़ा। दूसरी बात, हटाए कैसे जाएंगे? तो चाहे हाई कोर्ट का हो या सुप्रीम कोर्ट का हो, हटाएंगे भी राष्ट्रपति। बट कैसे हटाएंगे? संसद पहले प्रस्ताव लाएगी, पास करेगी, तब राष्ट्रपति हटाएंगे। तो हाई कोर्ट का जज और सुप्रीम कोर्ट का जज दोनों कुछ मायनों में समकक्ष है। हालांकि पावर के मामले में सुप्रीम कोर्ट की पावर तो ज्यादा ही है, लेकिन हाई कोर्ट का जज और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और पद से हटाने की प्रक्रिया जब संसद पूरी करती है तब राष्ट्रपति हटाते हैं। क्लियर? अब बात आती है त्याग पत्र। तो सीधी सी बात है, नियुक्ति कौन कर रहे हैं? राष्ट्रपति। तो त्याग पत्र किसको दिया जाएगा? राष्ट्रपति को दिया जाएगा, चाहे हाई कोर्ट का जज हो चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज हो। अब बात आती है जी शपथ का मामला, कि शपथ का कैसे मामला रहता है। तो देखिए, सामान्यतः शपथ जो दिलवाएंगे, चूंकि नियुक्ति राष्ट्रपति ने करी है, तब ऐसे में या तो राष्ट्रपति स्वयं दिलवाएंगे या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति दिलवाएगा। अब चूंकि राज्यपाल भी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है,
और हाई कोर्ट के न्यायाधीश भी राज्यपाल के द्वारा नियुक्त होते हैं। तो ऐसे में जब राज्यपाल नियुक्त होता है तब वो शपथ लेता है हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से, और जब हाई कोर्ट का कोई जज नियुक्त होता है तब वो शपथ लेता है उस राज्य के राज्यपाल के साथ। यहां पर दोनों में सुप्रीम बैठा राष्ट्रपति ही है, क्योंकि शपथ दिलवाएंगे कौन? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति। तो सामान्यतः है ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाला है। इतना आ जाता है ना, इतना कंफ्यूजन आ जाता है यार क्या होगा। तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसके समक्ष अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं? आंसर क्या होगा? राज्यपाल। 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई। मेरठ से हुई, बिल्कुल। हालांकि मेरठ से पहले 2-3 मामले ऐसे हो चुके थे, जैसे दमदम में मामला हुआ, उसके अलावा एक जगह थी बहरामपुर, वहां पर जो है वो मामला हुआ। बैरकपुर छावनी का नाम आपने सुना होगा, मंगल पांडे वाली, वहां पर यह मामला हुआ। लेकिन 1857 की क्रांति की वास्तविक शुरुआत कहां से हुई थी? मेरठ से हुई थी, ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरी बात है, बहादुर शाह जफर को विद्रोह का प्रतीकात्मक नेतृत्व सौंपा गया। मामला सुनिए 1857 की क्रांति, पूरा समझाता हूं, 2 मिनट दीजिए मेरे को। 1857 की क्रांति वास्तविकता में हुई क्यों? देखो, एक ऐसी क्रांति आपके देश में हुई 1857 में जिसमें जगह जगह पर अलग अलग लोग इकट्ठा होकर के उन्होंने विद्रोह किया, और यहाँ पर सामान्यतः नेतृत्व यहाँ के स्थानीय नेताओं ने किया, चाहे वो यहाँ का रियासत का राजा हो या कोई और हो। बट ऐसा कैसे हो गया कि अचानक देश में हर जगह अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा फूट गया? तो इसके 2 कारण थे। एक थे तत्कालिक कारण और एक थे कुछ पहले के कारण। पहले के कारणों में हम बात करते हैं डलहौजी की नीति, ठीक है, उसके अलावा धार्मिक हस्तक्षेप कर रहे थे, उसके अलावा किसानों का दमन किया जा रहा था, बहुत सारे कारण जिम्मेदार थे। तत्कालिक कारण में सबसे बड़ा कारण था कि जो भारतीय सैनिक अंग्रेजों की सेना में थे, तो अंग्रेजों ने जो उनके पास ब्राउन वैस बंदूक होती थी उसको बदल करके इनफील्ड बंदूक को जो है वो सेना को दिया। अब ये इनफील्ड बंदूक में जो कारतूस डलता था उसे मुंह से खींचना पड़ता था, और ये अफवाह फैल गई कि उस कारतूस में जो उसका कैप है उसमें सुअर और गाय की चर्बी है। सिपाहियों को लगा ये हमारे धर्म के साथ छेड़छाड़ है, और ऐसे में एकाएक हर जगह पर, बहरामपुर, दमदम, इन सब जगह पर जो है वो विद्रोह करे सिपाहियों ने, लेकिन अंग्रेजों ने इन विद्रोह को दाब दिया। लेकिन ये विद्रोह पहुंच गया मेरठ तक। तो फिर इस विद्रोह की शुरुआत हुई आपकी मई में मेरठ में, और फाइनली जब ये मेरठ में विद्रोह शुरू हुआ, इसे अंग्रेज नहीं रोक पाए। यहां से जितने सैनिक थे मेरठ से, सब पैदल, कोई घोड़े पे निकला और बोले हम जाएंगे दिल्ली। बोले दिल्ली क्या? बोले दिल्ली लाल किले में बैठा हुआ है मुगलों का उत्तराधिकारी, बुढ़ा हो चुका है, नाम है बहादुर शाह जफर। बोले हमें नहीं चाहिए इनकी अंग्रेजों का शासन, हमें मुगलों का शासन ही अच्छा लगता था। याद आ गई अंग्रेजों ने, सोचो कितना नाक में दम कर दिया होगा कि भारतीय सैनिक, हिंदू और मुसलमान निकल के लाल किले पे पहुंच गए। बोले तुम ही जनाब संभाल लो, इनसे बढ़िया तो तुम ही थे। बहादुर शाह जफर बूढ़े निकल के आए, बोले चलो जब कह रहे हो तो कर ही लेता हूं। तो तब बहादुर शाह जफर को विद्रोह का प्रतीकात्मक नेतृत्व सौंपा गया। प्रतीकात्मक मतलब कहने के लिए तो थे, लेकिन ये तो बूढ़ा व्यक्ति, ये क्या करेगा? तो वास्तविकता में जो नेतृत्व किया था दिल्ली में वो बख्त खां ने किया था। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि दिल्ली में नेतृत्व रियल में किसने किया था, तो वो किया था बख्त खां ने, बख्त खां। और दिल्ली में पब्लिक ने विद्रोह किया, अंग्रेजों की हालत खस्ता हो गई, लेकिन फिर अंग्रेजी अधिकारी सेना लेकर के जब वहां पर पहुंचे तो बड़ी तीव्रता के साथ, बड़े हिंसात्मक तरीके से इस विद्रोह का दमन किया गया। और एक बड़े अच्छे शायर हुए हैं मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब इस समय पर दिल्ली में ही थे। तो मिर्जा गालिब ने इस पर एक लाइन लिखी है। उन्होंने कहा था कि पता नहीं अभी तक मेरी जिंदगी में देखने के लिए क्या क्या वदा है, यानी अभी क्या क्या लिखा हुआ है, मैं ऐसा मंजर देख रहा हूं। तो ये ध्यान रखना, एक क्वेश्चन पूछता है कि ये 1857 की क्रांति को किसने आंखों से देखा था? किसने देखा था? मिर्जा गालिब ने। तो कहते थे मेरे शेर तुम्हें आज समझ में नहीं आएंगे, जब मैं चला जाऊंगा तब समझ में आएंगे। और आज बड़े से बड़ा शायर होता है तो नाम लेता है, मिर्जा गालिब ने कहा है, मिर्जा गालिब ने कहा है, ठीक है। तो इस समय थे वो 1857 की क्रांति के समय। इस विद्रोह का केवल सैनिक विद्रोह, बताओ भैया, केवल आ गया,
यह विद्रोह केवल सैनिक विद्रोह था जिसमें जनता की भागीदारी नहीं थी। नहीं तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो आंसर क्या होगा, पहला और दूसरा सही होगा। तो इसका आंसर जो है वो पहला और दूसरा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, नील में से कौन सा सत्य है? नाना साहब ने कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व किया था, सही है। याद रखना, कानपुर से किसने किया था? नाना साहब ने। ये बढ़ के बैठे थे बेचारे। एक्चुअली आपने नाम सुना होगा मराठा साम्राज्य का। अंग्रेजों ने मराठा साम्राज्य को पराजित करके एक छोटी सी रियासत बना दी थी जिसका नाम था सतारा। नाम सुना होगा आपने, सतारा। तो एक छोटी सी रियासत बना दी थी सतारा, और फिर उन्होंने इस सतारा का भी विलय कर लिया था। तो इन्हें नाना साहब को वहां से भेज दिया था कानपुर। तो ये तो गुस्से में बैठे थे भाई साहब, इन्हें पेंशन वेंशन भी नहीं मिल रही थी कुछ। ये तो बैठे थे कि कब कुछ हो जाए और मैं निकलूं। हल्का सा विद्रोह हुआ, इन्होंने जंग छेड़ दी। तो नाना साहब ने नेतृत्व जो है वो कहां पर किया था? कानपुर में। इनका जो साथ दिया था वो दिया था तात्या टोपे ने। तात्या टोपे का नाम सुना? बाद में झांसी की रानी का साथ भी दिया उन्होंने साथ में, लेकिन इनके वो कमांडर थे। रानी लक्ष्मीबाई झांसी में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ी। हाँ, ये झांसी में नेतृत्व जो किया था रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। बेगम हजरत महल ने दिल्ली में अंग्रेजों से संघर्ष किया। नहीं भाई, दिल्ली में नहीं किया था, बल्कि कहां किया था? अवध यानी लखनऊ। ठीक है, इन्हें बेगम ऑफ अवध भी कहा जाता है, बेगम ऑफ अवध, बेगम हजरत महल। तो आंसर क्या होगा इसका? पहला और दूसरा। कुछ और लिख लेना नेतृत्व करता जो आपसे पूछ लेता है। कैसे? तीसरा तो गलत है, दूसरा वाला सही है। अरे बेटे, ठीक है, ऐसा भी है। ठीक है, ये हुआ है, लेकिन ऐसी होगी नहीं मिस्टेक। इसमें और देखना और कहां कहां किया था। एक आपसे पूछता है जगदीशपुर यानी बिहार में किसने किया था? कुंवर सिंह। ये याद रख लेना, किसने किया था? कुंवर सिंह ने। बरेली किसने किया था? बरेली में नेतृत्व किसने किया था? खान बहादुर खान। इलाहाबाद में किसने किया था? लियाकत अली, मौलवी लियाकत अली। ठीक है, बाकी अवध में किसने किया है? बेगम हजरत महल। प्लस इनका एक पुत्र भी था, उसका नाम भी याद रखिएगा, बिरजिस कादिर। बिरजिस कादिर, बिरजिस कादिर, बिरजिस कादिर। ठीक है, क्लियर? क्लियर? नेक्स्ट, 1857 की क्रांति को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली चिंगारी माना जाता है। हाँ, पहली चिंगारी हम कह सकते हैं। यह विद्रोह पूरे भारत में समान रूप से फैला था। पूरे भारत में नहीं हुआ था, यही तो इसकी असफलता है। दक्षिण भारत में नहीं हुआ, दक्षिण भारत अछूता था 1857 की क्रांति से, तो ये गलत है। इसे ब्रिटिश इतिहासकारों ने सिपाही विद्रोह कहा। वो क्यों नहीं कहेंगे? कहेंगे वो तो ये कहते हैं कि ये खाली सिपाही विद्रोह था, इसमें आम जनता ने भाग नहीं लिया था, लेकिन लिया था। और क्यों ना लेते? भैया सिपाही कौन थे? सिपाही किन के लड़के थे? बिजनेसमैनों के थे क्या? किसानों के थे? तो भैया जब सिपाही विद्रोह करेगा तो साथ में उसका बाप जो कि किसान है वो भी कुल्हाड़ी लेके जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो है सिपाही विद्रोह कहा है, ये सही है, और पहला भी सही है। आंसर होगा 1 व 2, नहीं 1 व 3, ये सही होगा। अगला, मंगल पांडे ने 1857 की क्रांति की शुरुआत में महत्वपूर्ण भूमिका। हाँ बिल्कुल भाई। और ये पूछता है इन्होंने कहां पर विद्रोह हुआ था? बैरकपुर छावनी। बैरकपुर छावनी थी उस समय बंगाल में। और इनकी कौन सी थी? इन्फेंट्री कौन सी थी? हाँ, 34वीं इन्फेंट्री से थे।
ठीक है, 34वीं इन्फेंट्री, इस पे थोड़ा सा ध्यान रखना। 1857 क्रांति का एक प्रमुख कारण धार्मिक विश्वासों का उल्लंघन था। हाँ, वो कर दिया था, खेल इन्होंने। अफवाह थी क्या थी, जो भी था, लेकिन सुअर और गाय की चर्बी का वो फैल गया था। रानी लक्ष्मीबाई का संबंध अवश्य था, झांसी थे था। तीसरा गलत है, आंसर पहला और दूसरा सही है। अच्छा, मैं आपसे कहूं 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल व रोटी। अच्छा, इस समय पर वायसराय कौन था? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। कौन था वायसराय? क्या? अच्छा, इस समय पर भारत सचिव कौन था? भारत सचिव, सॉरी, वो ब्रिटिश पीएम कौन था इस समय पर 1857 क्रांति के? पामिस्टन लगा लो, ये सब एग्जाम में पूछ लेता है। ये प्रतीक चिन्ह कमल बैरोटी, वायसराय कैनिंग, ब्रिटिश पीएम इस समय पामिस्टन थे। पामिस्टन। क्या हुआ? करजन तो 1900, उसका समय तो बंगाल विभाजन के समय का है, 1905। ठीक है, याद करो करजन। हाँ, डलहौजी अभी अभी निकला है, 56 में निकला है, 57 में विद्रोह हो गया। कुकर्म करके चल दिया वो, तो उसने विलय किया। देवव्रत का सिद्धांत था ना, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तो सतारा, जयपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, करौली, अवध, इन सबका विलय उसने कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट अगला। 1857 क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ। समाप्त हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? किसके पास पहुंच गया? सम्राट के पास। तो अब शासन ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं करेगी हमसे, अब कौन करेगा? सम्राट डायरेक्ट हमें संभालेगा। तो ये सही है। भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत सत्ता सीधे किसको दे दी गई? ब्रिटिश क्राउन को। सही बात है भाई। लॉर्ड डलहौजी उस समय भारत का गवर्नर जनरल था। गलत। कौन था? कैनिंग था। करजन तो चला गया इससे पहले जस्ट। ठीक है, तो आंसर होगा पहला व दूसरा। ठीक है, अगला है ब्रह्म समाज। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में की थी। सही बात है, सही बात है, 1828 में की थी। ठीक है, ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य मूर्ति पूजा का विरोध करना था और एकेश्वरवाद को बढ़ा। बिल्कुल, ब्रह्म समाज का मतलब था ईश्वर एक है और मूर्ति पूजा का कोई तात्पर्य है नहीं। तो ये भी सही है और ये भी सही है। ब्रह्म समाज ने महिलाओं के उत्थान, सती प्रथा निषेध, विधवा पुनर्विवाह जैसे सामाजिक सुधारों का समर्थन किया। बिल्कुल किया। और आप देखिए ना, इन्हीं के प्रयास से तो ये खत्म हुई। 1829 में विलियम बेंटिक के समय ये समाप्त हो गई। ठीक है, ये बहुत बड़ी सफलता थी किसकी? ब्रह्म समाज की। तो यहां पर तीनों ही सही होंगे, यानी सभी कथन सही। ठीक है, ब्रह्म समाज के उद्देश्यों में शामिल था वेदों और उपनिषदों के आध्यात्मिक विचारों का समर्थन था। हाँ, ये बात है आध्यात्मिक विचारों का, बिल्कुल। और यहाँ पे तो आप सोचिए उपनिषद लिखा हुआ है। आपको शायद पता नहीं होगा, राजा राम मोहन राय ने वेदांत सोसाइटी बनाई थी। पता है? वेदांत सोसाइटी की स्थापना करी थी उन्होंने। तो वेदांत सोसाइटी की स्थापना का मतलब क्या है भाई? वेदांत का मतलब क्या है? उपनिषद। तो वो तो बहुत पक्ष में थे उपनिषदों के ज्ञान के, ये सही है। जाति प्रथा और कर्मकांड का समर्थन करा क्या? वो तो कर ही नहीं सकते, विरोधी थे। तो धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक सुधार का कार्य किया। सही है। ठीक है, तो आंसर होगा, ये तो गलत हो गया, पहला और तीसरा। ठीक है, पहला और तीसरा। यार ये फट गया, मैं गिरूंगा यहाँ किसी दिन जोड़िया करके। ब्रह्म समाज ने बहुईश्वरवाद का प्रचार किया। बहुईश्वरवाद यानी बहुत सारे भगवान है, पूजो सबको, क्या नहीं, एकेश्वरवाद का किया। तो ये गलत है।
ब्रह्म समाज का उद्देश्य धार्मिक पुनर्जागरण के साथ साथ सामाजिक सुधार करना था। बिल्कुल, और यही कारण है पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहते हैं? राजा राम मोहन राय को कहते हैं। तो क्या है? केवल 2 सही है, केवल 2 सही है। देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाया, हाँ, लेकिन इन्होंने, फिर आपने देखा होगा, इन्होंने नए ब्रह्म समाज बना दिए थे। पता है, इनका ब्रह्म समाज बन गया था आदि ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज, और इनका ब्रह्म समाज बन गया था भारतीय ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। और एक ब्रह्म समाज और बन गया था इनसे अलग होकर के, जिसका नाम था साधारण ब्रह्म समाज। 4 ब्रह्म समाज हैं, और इसकी स्थापना करी थी शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस। शिवनाथ शास्त्री व आनंद मोहन बोस। ध्यान रखिएगा भाई, ब्रह्म समाज एक था जो राजा राम मोहन ने बनाया 1828 में। उसके बाद इसका नेतृत्व आगे चल के किया देवेंद्रनाथ टैगोर ने। वो दे के चले गए केशव चंद्र सेन को कि मैं तपस्या करने जा रहा हूं। केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज को बना दिया बिल्कुल ऐसे, सब आ जाओ, हिंदू मुसलमान सब। कुरान का पाठ इधर चल रहा है, इधर उपनिषद चल रहे हैं। देवेंद्रनाथ टैगोर आए, उन्हें बुरा लगा। उन्होंने कहा भाई ये तो बहुत गलत हो गया, तुम जाओ, तुम नहीं रहोगे अब। उन्होंने कहा ठीक है भाई, हम दूसरी कोचिंग खोल लेंगे। तो उन्होंने जो है अपना एक दूसरा भारतीय ब्रह्म समाज खोल लिया, और देवेंद्रनाथ टैगोर का जो है वो बन गया आदि ब्रह्म समाज, यानी पुराना ब्रह्म समाज। अब केशव चंद्र सेन से लोग बहुत जुड़े हुए थे। ब्रह्म समाज को असली प्रसिद्धि जो दिलाई है ना, तो केशव चंद्र सेन ने दिलवाई। अब केशव चंद्र सेन बड़े लगे हुए। अब केशव चंद्र सेन ने काम किया भारतीय ब्रह्म समाज में रहते हुए। 1872 में इन्होंने नेटिव मैरिज एक्ट पास करवाया। इसका मतलब यह था कि जिसमें जो बाल विवाह होते थे महिलाओं के, उस पर रोक लगवा दी कि हाँ भाई कोई भी जो है वो 14 वर्ष से कम की लड़की का विवाह नहीं होगा। उस समय 14 बहुत था, उससे पहले हो जाते थे। तो 14 वर्ष से कम की किसी महिला का विवाह नहीं होगा, लड़की का विवाह नहीं होगा। अब इनकी लड़की को एक बढ़िया रिश्ता मिल गया, बिहार के एक रियासत के राजा थे। इन्होंने अपनी लड़की का विवाह उससे करा दिया। तो ये बहुत कम एज में करा दिया। तो लोगों ने कहा यार बताओ, तुम्हारे से ही वो एक्ट पारित हुआ और तुमने ये खेल कर दिया, जिसके कारण से आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री ने भारतीय ब्रह्म समाज से अलग कर लिया साधारण ब्रह्म समाज। तो आपसे पूछे साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी? शिवनाथ शास्त्री। आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर, भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन, और अगर पूछे आपसे ब्रह्म समाज तो राजा राम मोहन राय। ठीक, ब्रह्म समाज का प्रभाव केवल आ गया लोग, ठीक है, गलत तो ठीक है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, केवल बंगाल में नहीं, इसको बाहर ले जाने का श्रेय केशव चंद्र सेन को दिया जाता है। इनमें से ब्रह्म समाज से संबंधित नहीं थे, ये तो थे, ये भी थे, ये भी थे। कौन नहीं थे? अच्छा, इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें लिख लेना यार, पत्र और पुस्तिक। वो एक है संवाद कौमुदी, एक मिरातुल अखबार, हर भाषा के ज्ञाता थे यार, ठीक है। और एक इनकी पुस्तक है प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, ठीक है। एक है इनकी तोफाते मुआहिद्दीन, इस्लाम के ऊपर लिखी है इन्होंने, एकेश्वरवादियों का उपहार, क्योंकि इस्लाम एकेश्वरवाद को मानता है। तो ये इन्होंने मुस्लिम धर्म के ऊपर लिखी, ये इन्होंने ईसाई धर्म के ऊपर लिखी। तो ये इनकी दोनों प्रमुख पुस्तकें हैं, 2 प्रमुख पुस्तकें हैं इनकी, ठीक है। इसमें इन्होंने इस्लाम की तारीफ करी है, जो अच्छाई है, ठीक है। इसका मतलब है एकेश्वरवादियों का उपहार, ठीक है। प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस ईसाई धर्म के ऊपर है, नैतिकता की, ईसाई धर्म की जो नैतिकता है वो इसमें उन्होंने दिखाई है।
ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, इनका ये ध्यान रखना, एक क्वेश्चन पूछता है कि इनको राजा की उपाधि किसने दी थी? राजा की उपाधि इनको दी थी अकबर द्वितीय ने। अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय। एक आपसे पूछता है जी इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? जी मृत्यु हुई थी ब्रिस्टल में। ये कहां पर था? इंग्लैंड। क्यों हुई थी? मेनिंजाइटिस हो गया था, दिमागी बुखार, जिसमें दिमाग की झिल्ली होती है, पैरामीटर, ड्यूरामीटर और अर्केनॉइड, वो सूज जाती है इन्फेक्शन के कारण से। तो मेनिंजाइटिस हो गया था इनको, तो उसी मेनिंजाइटिस के कारण से ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हुई थी, ध्यान। और इनको उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने, राजा के ऊपर। ध्यान रखना इतनी बात के लिए। नेक्स्ट, आगे बढ़े। कौन सा? आर्य समाज के बारे में। इनका नारा था वेदों की ओर लौटो। हाँ, किसने दिया था? दयानंद ने। दयानंद के बचपन का नाम मूल शंकर। ठीक है। इनके शुद्धि आंदोलन द्वारा हिंदुओं को पुनः धर्म में लाया गया। हाँ, अरे ये आर्य समाज जो था, इसे अशांति का जनक कहा है कुछ लोगों ने। इनका वास्तविकता में आर्य समाज जो था वो ये था कि जो हिंदू मुसलमान बन गए हैं औरंगजेब के समय गलती से या फिर दबाव में, वो दोबारा से हिंदू धर्म में वापस आ सकते हैं। कैसे आएंगे? बोले हम उनका शुद्धिकरण करेंगे। तो क्या होगी? इसके लिए आर्य तकनीक होगी, तो वो नला धुला के पूरा करके और दोबारा हिंदू धर्म में वापस इसको लाया जाएगा। तो क्या हुआ? जब आर्य समाज जैसी मशीन दोबारा से मुस्लिम धर्म के लोगों को हिंदू धर्म में लाना शुरू करेगी, तो मुसलमान भी तो चाहेंगे हिंदुओं को मुसलमान बनाएं, जिससे भारत में सांप्रदायिकता बढ़ी। और इसलिए कई बार आर्य समाज को भारत में शांति का जनक भी कहा है। जैसे तिलक को कहा था वैलेंटाइन सिरोल ने, ऐसे इनको भी कहा। आर्य समाज ने केवल, लो यार पढ़ू आगे को, आर्य समाज ने धार्मिक सुधारों, केवल धार्मिक सुधारों को बल दिया, सामाजिक सुधारों पे नहीं। तो ये गलत हो गया। नहीं भाई साहब, महिला शिक्षा के लिए जितना काम आर्य समाज ने किया है वो किसी ने नहीं करा। यहाँ तक कि डीएवी का नाम आपने सुना होगा, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज का नाम डीएवी से पढ़े हुए हैं। वो किनकी है शाखा? इन्हीं की तो है। गुरुकुल कांगड़ी किसकी शाखा है? इन्हीं की शाखा है। शिक्षा का काम जितना इन्होंने किया है महिलाओं के लिए और बाकी लोगों के लिए, वो किसी ने नहीं किया। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। आंसर होगा पहला व दूसरा। दयानंद सरस्वती की प्रमुख पुस्तक कौन सी थी? सत्यार्थ प्रकाश। आर्य समाज ने मूर्ति पूजा, अंधविश्वास और पुरोहितवाद का विरोध किया। ठीक है। आर्य समाज केवल उच्च वर्गों के लोगों तक ही सीमित था। केवल आ गया क्या? सुनने में आया था। केवल है तो हटा दो उसको। तो समाज केवल उच्च वर्गों के लोगों तक ही सीमित था? नहीं, निम्न वर्ग के लोगों तक ही सीमित है। आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश है। कब लिखा था? ये शायद 1875 का है। आर्य समाज ने हिंदी भाषा और राष्ट्र, सबसे पहली बार हिंदी को मातृभाषा बनाने की बात किसने करी थी? दयानंद सरस्वती ने। ये क्वेश्चन अगर पूछ लें आप, सबसे पहली बार की मातृभाषा हिंदी हो, ये बात किसने करी थी? दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज ईश्वर की बहुदेववादी धारणा में विश्वास करता है? नहीं करता है। ठीक है। तो यहां क्या है? पहला और दूसरा सही होगा। ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आर्य समाज महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया, सही है। आर्य समाज ने विधवा पुनर्विवाह का विरोध किया, करेगा क्या? नहीं करेगा भाई। विधवा पुनर्विवाह तो चाहेंगे हो। आर्य समाज का उद्देश्य सामाजिक कुरीतियों का अंत करना था। हाँ बिल्कुल होगा, तभी तो इतना पढ़ रहे हैं। तो आंसर क्या होगा? केवल। ठीक है, मामला कंप्लीट हो गया। और अगली जो आपका सिलेबस है वो ध्यान रखना, ये है सिलेबस। अर्थव्यवस्था के प्रकार, गतिविधि, राष्ट्रीय आय, बेरोजगारी, गरीबी, विज्ञान में कोशिका, रक्त, हृदय, विटामिन ए, डी, ई, के। ठीक है। हाँ हाँ, आंसर की यार